एक दिन राधा मटके में पानी लेने के लिए कुएं की तरफ जा रही होती है। तभी बीच रास्ते में रामू और कमलेश उसे मिल जाते हैं। अरे कमलेश भैया, अब क्या छिपाना, अब तो बस राधा बेटी से सब कुछ बता दो कि उसका बाप अपनी बेटी के बारे में कैसी सोच रखता है। हाँ काका, बोलो, कोई बात थी क्या? क्या बताऊं राधा बेटिया, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी क्या बात है काका, आप बताओ तो सही। तो सुन राधा बेटी, एक दिन राजू हमारे साथ बैठा था। वो बोल रहा था, ना जाने इस राधा का बोझ सिर से कब उतरेगा। मैं ठहरा गरीब आदमी उसकी शादी के लिए लाखों रुपए कैसे इकट्ठा करूंगा। इससे तो अच्छा है राधा गांव में किसी लड़के के साथ भाग जाए तो मेरे सर से सारा बोझ ही उतर जाएगा। कमलेश की दिल तोड़ने वाली बात सुनकर राधा की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काका, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या सच में पिताजी ने मेरे बारे में ऐसा कहा था? अरे राधा बिटिया, मैं कमलेश भैया के साथ ना होता तो तुम कह सकती थी, लेकिन मैंने तो ये बात खुद अपने कानों से सुनी थी। उस दिन मैं, कमलेश भैया और राजू तीनों एक साथ ही थे। रो मत बेटी, हमने तो राजू को अच्छा समझा था। हमें भी इस बात का बड़ा दुख है कि कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। कमलेश की बात सुनकर राधा रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर वो घर पर जाकर कई दिनों से अपने पिताजी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार डर कर चुप हो जाती। इतना कुछ करने के बाद भी रामू और कमलेश को संतुष्टि नहीं मिलती। उन्हें राजू से जलन होने लगी थी। कुछ बातें जब दूसरों के मुंह से सुनने को मिलती हैं तो दिल अंदर से टूट जाता है, खासकर तब जब वो बात अपने सबसे करीब के इंसान के बारे में हो। एक बेटी के लिए उसका बाप सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन अगर कोई कहे कि वही बाप उसे बोझ समझता है तो सोचिए उस बेटी के दिल पर क्या बीतेगी। ऐसे में मन में कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। कई बार लोग जलन या नफरत में ऐसी बातें बना देते हैं कि अपनों के बीच दरार डाल दे। तब समझना मुश्किल हो जाता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। क्या किसी की कही बात से अपनों पर शक करना ठीक है? क्या आज के समाज में एक बाप सच में अपनी बेटी को बोझ समझ सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसी सच्चाई को। तो चलिए शुरू से देखते हैं। विष्णुपुरा गांव में बचपन के 3 दोस्त राजू, रामू और कमलेश रहते थे। राजू के परिवार में उसकी एक बेटी राधा और माँ विमला रहती थी। राजू बेटा, उठ गया तू? हाँ माँ, आज तो लेट हो गया, भट्टे पर जाने के लिए भी देरी हो गई। बेटा कुछ खा ले, फिर आराम से काम पे चले जाना। ऐसे खाली पेट जाकर काम करना ठीक नहीं है। अरे माँ, आप मेरा खाना टिफिन में पैक कर दो, मैं लंच में खा लूंगा। अगर आज फिर से लेट हुआ तो मालिक की डांट सुननी पड़ जाएगी। ठीक है बेटा, वो मुझे कुछ। हाँ, क्या बात है माँ, बोलो ना। बेटा घर का राशन खत्म हो चुका है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है माँ, मैं आज काम से आते समय राशन ले आऊंगा। आप बस मुझे ये बता दो कि क्या क्या लाना है। घर में दाल, चावल और आटा तीनों चीज़ खत्म हो चुकी है। और हाँ, एक सरसों के तेल की बोतल और नमक का पैकेट भी ले आना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। कुछ देर बाद राजू भट्टों पर पहुँच जाता है। वहाँ भट्टों पर पहले से ही लोग काम करने आ चुके थे। फिर पास में बैठा भट्टे का मालिक राजू को देखकर उसके पास आता है। क्यों रे राजू, आज फिर से लेट हो गया? तेरा मन काम में लगता है या नहीं? मालिक, बस रात भर गर्मी की वजह से नींद नहीं आई और सुबह आंख नहीं खुल पाई, इसलिए लेट हो गया। देख राजू, वो सब मुझे नहीं पता। यहाँ आकर मुझे घर की दिक्कतें मत गिनवाया कर। ठीक से काम कर, नहीं तो काम छोड़ दे। वैसे भी मेरे पास काम के लिए बहुत से मजदूर मिल जाएंगे जिन्हें काम की सख्त जरूरत है।
अब अपने मालिक की बात सुनकर राजू चुपचाप काम पर लग जाता है। अगले दिन जब राजू घर पर होता है तभी उसे ख्याल आता है। क्या बात है बेटा, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, बस मैं सोच रहा था कि क्या हमेशा हमारे ऐसे ही दिन रहेंगे। इस गर्मी में ठीक से नींद भी नहीं आ पाती और फिर लेट काम पहुंचने के बाद मालिक की और सुननी पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं शरबत और नींबू पानी की स्टॉल शुरू करूं। ख्याल तो सही है बेटा, लेकिन किसी व्यापार को शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ माँ, मैंने कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। सोच रहा हूँ कि उनसे ही शरबत और नींबू पानी का काम शुरू कर दूं। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। अब राजू भट्टों का काम छोड़कर गांव के बाजार वाले इलाके में शरबत और नींबू पानी बेचने का काम करने लगता है। वाह, क्या शरबत है! इस गर्मी में ठंडी और मिठास से भरी शरबत पीकर तो मेरे शरीर में जान आ जा रही है। शुक्रिया भैया, आप लोगों को मेरी शरबत पसंद आ रही है। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस तरह से राजू का शरबत का व्यापार धीरे धीरे चलने लगा था। एक दिन वो कुछ पैसे इकट्ठा करके घर में कूलर ले आता है। राजू बेटा, तूने इस गर्मी में कूलर लेकर बहुत अच्छा किया। अब कम से कम रात भर नींद तो अच्छे से आएगी। बिना नींद के तो हर दिन मेरी तबीयत खराब रहती थी। हाँ माँ, अब तो रात में मुझे भी अच्छी नींद आती है और सारा दिन मेरा मन तरोताजा रहता है। अच्छा माँ जी, आप ये कुछ पैसे रख लो। राधा और अपने लिए सामान खरीद लेना। ठीक है बेटा। अगले दिन जब राजू गांव से अपने काम के लिए निकल रहा होता है तभी उसे बीच रास्ते में उसके दोस्त रामू और कमलेश मिलते हैं। अरे राजू, कैसे हो आजकल? तुमने तो हमारे साथ उठना बैठना भी छोड़ दिया है। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ भी नहीं भाई, बस अपना काम शुरू कर लिया है, उसी में व्यस्त रहने लगा हूँ। अरे भाई, ऐसा कौन सा काम शुरू कर लिया जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता? ऐसा कोई खास काम नहीं, बस इस गर्मी में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। शरबत और नींबू पानी पिलाने का काम शुरू किया है। ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे काम बुरा नहीं है। इस गर्मी में तो शरबत और नींबू पानी की मांग भी ज्यादा रहती है। अच्छा राजू, तू इस व्यापार से कितना कमा लेता है? अरे भाई, कमाई का क्या है, बस शुरू किया है तो अभी धीरे धीरे ग्राहक बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दुकान के लिए लेट हो रहा है। कुछ देर बाद राजू वहाँ से चला जाता है। फिर रामू और कमलेश दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कमलेश भाई, राजू जानबूझकर कुछ नहीं बता रहा है। मेरी बीवी बता रही थी कि राजू के घर में नया कूलर आया है। अब कोई नए काम से इतना पैसा थोड़े इकट्ठा कर सकता है कि तुरंत कूलर खरीद ले। मुझे तो लगता है कि राजू की ठीक ठाक कमाई होती है। वो सब तो ठीक है रामू, लेकिन हम तीनों दोस्त में से राजू आगे बढ़ गया है और हम तो अभी भी उसी भट्टों पर अटके हैं। हाँ भाई, ये तो 16 आने सच बात है। हम तीनों ने वादा किया था कि हम जो कुछ भी शुरू करेंगे एक साथ शुरू करेंगे, लेकिन ये राजू तो चालाक निकला। अरे रामू, चिंता ना कर, गर्मियों के खत्म होते ही इसका व्यापार खत्म। बस तो गर्मी तक का इंतजार कर ले। ठीक है भैया। राजू अपने व्यापार में लग जाता है, लेकिन उसके दोनों दोस्त उसकी तरक्की से जलने लगे थे। समय बीतता है और गर्मियां भी खत्म हो जाती हैं। एक दिन रामू और कमलेश गांव के एक पेड़ के पास होते हैं। अब देखना राजू का व्यापार कैसे खत्म हो जाता है। हाँ भाई, अब तो इसका व्यापार खत्म होते ही ये फिर से हमारे साथ भट्टों पर ही दिखेगा। बिल्कुल सही। उधर राजू अब शरबत की जगह लोगों के लिए कड़क चाय बनाने का इंतजाम करने लगा। मतलब कि अब वो शरबत की जगह चाय बेचने लगा था। इसके साथ ही वो अपनी स्टॉल पर खाने पीने के सामान भी रखने लगा। राजू बरसात के मौसम में खुशबूदार पकौड़े, आहा,
बस यूँ समझ लो कि राजू की दुकान पर अब पहले से ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी। अगले दिन रामू और कमलेश भट्टों पर काम करते हुए राजू के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, हम क्या सोच रहे थे और क्या हो रहा है? अरे रामू, क्या हुआ? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे राजू ने फिर से कोई दूसरा व्यापार शुरू कर दिया। हाँ कमलेश भैया, यही समझो। क्या मतलब? राजू ने अब कौन सा व्यापार शुरू कर दिया? कल शाम को ही मैं घर के लिए राशन लेने गया था तो देखा तो रामू ने अपने स्टॉल पर चाय और खाने पीने की चीजों का काम शुरू कर दिया है। और तो और उसकी दुकान पर पहले से ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगी है। अचानक से ये सब कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि राजू दिमाग वाला निकला। उसने मौसम के हिसाब से दूसरा काम शुरू कर लिया और हम तो इस भट्ठे पर खून पसीना बहाने में लगे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें कुछ तो करना होगा। राजू की तरक्की सुनकर मुझे तो जलन होने लगी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कमलेश भैया। क्यों रे कमलेश? देख रहा हूँ तुम दोनों बड़ी देर से आपस में बात कर रहे हो। यहाँ काम करने आते हो या गप्पे हाँकने आते हो? नहीं मालिक, हम तो यहाँ काम करने ही आते हैं। माफ करना मालिक, आगे से गलती नहीं होगी। ठीक है। अब आगे से तुम दोनों को बात करते देखा तो उसी दिन तुम दोनों की छुट्टी कर दूंगा। कुछ दिन तक सब सामान्य चलता है। तभी अचानक से राजू के ग्राहकों में कमी दिखने लगती है। एक दिन जब राजू अपने स्टॉल पर होता है, अचानक से मेरे ग्राहकों को क्या हो गया? लोगों ने दुकान पर आना कम कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे काम का क्या होगा? अगर ग्राहक नहीं आते तो मेरे तो सारे पकौड़े कल तक खराब हो जाएंगे और फिर हर दिन मुझे इन्हें फेंकना होगा। अब तो ग्राहक ना आने की वजह से टेंशन सी होने लगी है। शाम होते होते राजू अपनी दुकान बढ़ाकर घर जाने लगता है। घर पहुंचकर थका हारा राजू राधा को आवाज देता है। अरे राधा, कहाँ है? जरा एक गिलास पानी तो देना। राजू के आवाज देने के बाद भी राधा नहीं सुनती। इस बात पर राजू को गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाकर बोलता है, अरे ओ राधा, जिंदा है कि मर गई? कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? कुछ देर बाद अंदर वाले कमरे में से राधा निकल कर आती है। जी पिताजी, क्या हुआ? क्यों री राधा, मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा हूँ, सुनती क्यों नहीं? बहरी हो गई है क्या? नहीं पिताजी, वो मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी तो किसी की बात सुन नहीं सकती क्या? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। जी पिताजी। राधा राजू के लिए पानी लेने जाने लगती है, लेकिन उसके मन में यही सवाल था कि ना जाने पिताजी को आज क्या हो गया है। पहले तो कभी भी घर में इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की, फिर अचानक से आज क्या हो गया? अगले दिन फिर से राजू अपने काम पर जाता है, लेकिन आज भी ग्राहक कम होने की वजह से आज फिर से उसके पकौड़े बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह अब राजू कम पकौड़े बनाने लगता है। एक दिन अचानक से एक कुत्ता उसकी दुकान पर आता है। क्यों रे, तुझे भी मेरे पकौड़े चाहिए? लेकिन तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, फिर मुझे क्या देगा? राजू की बात सुनकर वो कुत्ता सर झुका लेता है, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो भूखा है और राजू के सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तभी राजू बोलता है, अच्छा चल, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पकौड़े बर्बाद हो जाते हैं, इन्हें तू ही खा लिया कर। इस तरह से अब रोज राजू अपने बचे हुए पकौड़े कुत्ते को खिला दिया करता था। कुछ ही दिनों में वो कुत्ता राजू का अच्छा दोस्त बन जाता है। राजू ने उस कुत्ते का नाम मोती रख दिया था। एक दिन राधा मटके में पानी लेने के लिए कुएं की तरफ जा रही होती है। तभी बीच रास्ते में रामू और कमलेश उसे मिल जाते हैं। अरे कमलेश भैया, अब क्या छिपाना, अब तो बस राधा बेटी से सब कुछ बता दो कि उसका बाप अपनी बेटी के बारे में कैसी सोच रखता है। हाँ काका, बोलो, कोई बात थी क्या? क्या बताऊं राधा बेटिया, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी क्या बात है काका, आप बताओ तो सही। तो सुन राधा बेटी, एक दिन राजू हमारे साथ बैठा था।
वो बोल रहा था ना जाने इस राधा का बोझ सिर से कब उतरेगा। मैं ठहरा गरीब आदमी उसकी शादी के लिए लाखों रुपए कैसे इकट्ठा करूंगा। इससे तो अच्छा है राधा गांव में किसी लड़के के साथ भाग जाए तो मेरे सर से सारा बोझ ही उतर जाएगा। कमलेश की दिल तोड़ने वाली बात सुनकर राधा की तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काका, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या सच में पिताजी ने मेरे बारे में ऐसा कहा था? अरे राधा बिटिया, मैं कमलेश भैया के साथ ना होता तो तुम कह सकती थी, लेकिन मैंने तो ये बात खुद अपने कानों से सुनी थी। उस दिन मैं, कमलेश भैया और राजू तीनों एक साथ ही थे। रो मत बेटी, हमने तो राजू को अच्छा समझा था। हमें भी इस बात का बड़ा दुख है कि कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। कमलेश की बात सुनकर राधा रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर वो घर पर जाकर कई दिनों से अपने पिताजी से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार डर कर चुप हो जाती। इतना कुछ करने के बाद भी रामू और कमलेश को संतुष्टि नहीं मिलती। उन्हें राजू से जलन होने लगी थी। उधर राजू के व्यापार में फिर से सुधार होने लगा था। अरे भैया, आपने शरबत बेचना बंद कर दिया क्या? हाँ भैया, गर्मी का मौसम जाने के बाद लोगों ने शरबत पीना कम कर दिया था। लोग चाय और पकौड़े में दिलचस्पी ले रहे थे, तो सोचा यही काम शुरू करूं। अच्छा किया भैया, वैसे आपके पकौड़ों की खुशबू तो स्वादिष्ट लगती है, जरा एक प्लेट लगाना तो। अब राजू पूरे मन से एक प्लेट पकौड़े तैयार करता है और उन्हें गोपाल को दे देता है। पकौड़े खाने के बाद गोपाल राजू की तारीफ करते नहीं थकता। वाह भैया, आपने तो बारिश के मौसम में माहौल बना दिया। आपके पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मेरे ग्राहक पहले से काफी कम हो गए हैं। अरे इतने स्वादिष्ट पकौड़े और ऊपर से गर्मा गर्म इलायची वाली चाय के मिलने के बाद भी लोग यहाँ कम आते हैं। तुम चिंता ना करो भैया, मैं अपने दोस्तों को भी आपकी दुकान के बारे में बताता हूँ। वो भी दूसरे लोगों को यहाँ के स्वादिष्ट पकौड़ों के बारे में बताएंगे, तो धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मेरी दुकान के बारे में इतना सोचा। अरे भैया, धन्यवाद की क्या बात, मैं तो मेरे खाऊ दोस्त को ही बताऊंगा। वो लोग हमेशा कुछ अलग टेस्ट ढूंढते हैं। आपकी दुकान पर आकर उन्हें अलग तरह का टेस्ट मिलेगा। कुछ ही दिनों में राजू की दुकान पर गोपाल के दोस्त भी आने लगे। ये सब जानने के बाद रामू और कमलेश तो जैसे जलकर राख हो जाते हैं। एक दिन गांव के बाहर वो दोनों एक साथ होते हैं। कमलेश भैया, हम करें भी तो क्या करें? करना क्या है, जिस चीज से उसकी तरक्की हो रही है उसे ही बदनाम कर देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कमलेश भैया? अरे रामू, हम राजू के चाय पकौड़े की बुराई पूरे गांव भर में फैला देते हैं। देखना फिर उसका व्यापार कैसे ठप पड़ जाता है। हाँ, आइडिया तो ठीक है, यही सही होगा। हमें कैसे ना कैसे करके राजू के व्यापार को खत्म करना होगा। अगले दिन रामू और कमलेश एक साथ राजू की स्टॉल पर पहुंच जाते हैं। क्या हाल है राजू? आजकल तो तुम हम दोनों को भूल ही गए हो, कभी भूल से भी याद कर लिया करो। अरे कमलेश और रामू, तुम दोनों आओ ना। आप दोनों खाली बुलाने से काम नहीं चलेगा, आज तो तुम्हें कुछ खिलाना भी पड़ेगा। तुम्हारे स्टॉल का नाम तो दूर दूर तक फैल गया है, और तो और सुना है तुम्हारे स्टॉल के पकौड़े काफी स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों तो मेरे बचपन के दोस्त हो। रुको, मैं आपके लिए अभी पकौड़े तैयार करता हूँ। अब राजू अपने स्टॉल पर पकौड़े तैयार करने लगता है। कुछ देर बाद वो उन्हें पकौड़े तैयार करके दे देता है। वाह, वाकई में जितना सुना था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है ये पकौड़े। हाँ भाई, राजू के पकौड़े खाकर तो मजे आ गए। कुछ देर बाद रामू और कमलेश अपनी चाल चलते हैं। आह, ये क्या,
मेरे पेट में अचानक दर्द कैसे होने लगा। कमलेश भैया, आप ठीक तो हैं ना? क्या ठीक हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो आज पूरे दिन भर में राजू के पकौड़े ही खाए हैं, घर पर तो कुछ भी नहीं खाया था। कमलेश भैया, मुझे भी हल्का हल्का दर्द उठ रहा है। क्यों रे राजू, तूने पकौड़े में क्या मिला रखा था जो हम दोनों को एकदम से दर्द उठने लगा? अरे भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया। सुबह से कई ग्राहक इस पकौड़े को खाकर चले गए, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। चुप कर तूने कुछ नहीं मिलाया तो हमारे पेट में दर्द कैसे हो रहा है? राजू, तुझे क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? ये दर्द। चल चल, हम दोनों चलते हैं। इस तरह से रामू और कमलेश वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते भर वो शोर मचाते जाते हैं कि राजू के पकौड़े में नशीले पदार्थ मिले हैं, उन्हें जो कोई भी खाएगा वो बीमार पड़ सकता है। अरे भाई लोग, सुन लो, कोई भी राजू की दुकान से पकौड़े मत खाना, उसके पकौड़े में कुछ मिला हुआ है। आज हमने उसके पकौड़े खाए तो अचानक से हमारे पेट में दर्द उठने लगा। हाँ भाई लोग, मुझे तो लगता है राजू पकौड़े में नशीले पदार्थ मिलाने लगा है। अब रामू और कमलेश की बातें सुनकर सभी लोगों में डर का माहौल बन जाता है। सभी लोग राजू की दुकान पर आना जाना बंद कर देते हैं। उधर कमलेश राजू के घर जाकर सारी बात बता देता है। अरे कोई घर पे है क्या? कौन है? अरे काकी, जरा बाहर तो आना। अरे कमलेश बेटा, तुम, क्या बात है, आज सुबह सुबह इधर कैसे आना हुआ? क्या बताऊं काकी, राजू ने तो हद कर दी। क्यों, क्या हुआ? राजू ने ऐसा क्या कर दिया? अरे काकी, राजू अपने पकौड़े में नशीले पदार्थ मिलाकर लोगों को बेच रहा है। कल मैं और रामू एक साथ राजू की दुकान पर गए थे और कल से ही हम दोनों की तबीयत खराब है। क्या? तू ये क्या बोल रहा है? मेरा राजू तो इस तरह की बेईमानी नहीं कर सकता, फिर अचानक से ये सब कैसे हो सकता है? अब ये तो राजू से ही पूछ लेना, मैं चलता हूँ। इस तरह से कमलेश राजू की शिकायत करके अपने घर लौट जाता है। हे भगवान, ये राजू को क्या हो गया है? ऐसे तो पूरे गांव भर में हमारी बदनामी हो जाएगी। अगले दिन जब राजू सुबह सुबह काम पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी विमला उसके पास जाती है। अरे, पूरे गांव में तेरी करतूत का ढिंडोरा पिट गया है। कमलेश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं भला किसी तरह की बेईमानी क्यों करूँगा? ना जाने रामू और कमलेश को मुझसे क्या परेशानी है जो वो दोनों मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बस कर राजू, तुझे मैं क्या समझती थी, लेकिन तू तो बेईमान निकला। अरे, अपने काम से बेईमानी करके तुझे क्या मिलेगा? ऊपर से तू मेरी भी बेइज्जती करने पर तुला है। आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, निकल जा मेरे घर से। लेकिन माँ, मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी। अब से तेरा मेरा नाता खत्म। अपनी माँ की बात सुनकर राजू को बड़ा दुख होता है और वो आंखों में आंसू लिए गांव से निकल पड़ता है। उधर रामू और कमलेश को बड़ा सुकून मिलता है। आखिरकार उन्होंने राजू को पूरी तरह बर्बाद जो कर दिया था। एक दिन रामू का काम देखते हुए भट्टे का मालिक उसकी तनख्वाह 400 रुपए प्रतिदिन कर देता है। ये सब देखकर कमलेश को अब रामू से भी जलन होने लगी थी, इसलिए वो मालिक के पास जाता है। अब नमस्ते मालिक। अरे कमलेश, तू यहाँ? क्या हुआ? ईंटें बनाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं नहीं मालिक, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, वो आपने रामू की तनख्वाह बढ़ा दी है तो क्या? मालिक, अगर मेरी भी तनख्वाह बढ़ जाती तो अच्छा होता। देख कमलेश, तनख्वाह फायदा देने वालों की बढ़ती है। मैंने देखा है तू काम कम और लोगों से गप्पे हाँकने में ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए मैंने तेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। तुझे मैंने काम पर रखा है, वही बड़ी बात है, वरना कब का तुझे काम से निकाल दिया होता।
नहीं मालिक, मैं तो आपसे बस निवेदन कर रहा था। अब तनख्वाह बढ़ाना या ना बढ़ाना तो वो सब तो आपके हाथ में है। ठीक है, चल अब जा, काम पर लग जा। अगले दिन कमलेश अपने घर पर जाता है। वहाँ पर उसकी पत्नी भी होती है। क्यों जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने गांव में कैसी अफवाह फैला रखी है? अरे अब क्या हो गया, तुमने क्या सुन लिया? मैंने नहीं, तुमने जो पूरे गांव भर को सुनाया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपको इस तरह राजू भैया के बारे में अफवाह नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे अच्छे से पता है, राजू भैया अपने पकौड़ों में कभी भी मिलावट नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर कमलेश हड़बड़ाने लगता है और बोलता है, अरे इसमें अफवाह की क्या बात है? उसके पकौड़े खाकर सच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बस करो जी, मेरी मानो तो विमला काकी के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दो और गांव वालों से भी अपनी गलती की माफी मांग लो। चुप कर मीरा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कमलेश अपनी पत्नी की बात नहीं मानता और अगले दिन काम पर निकल जाता है। रास्ते में उसे रामू दिखाई देता है। आज वो पैदल नहीं बल्कि साइकिल से भट्टों पर जा रहा होता है। अरे रामू, रुक तो जरा। हाँ कमलेश भैया, बोलो। क्या बात है, तनख्वाह बढ़े ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तूने तो साइकिल भी खरीद ली। हाँ भैया, पैदल जाने में दिक्कत होती थी तो सोचा अब किस्त पर एक साइकिल खरीद लेता हूँ। मेरी तनख्वाह तो बढ़ ही गई है, अब हर महीने आराम से किस्त भर दिया करूँगा। अच्छा सुन रामू, तो मुझे एक दिन के लिए अपनी साइकिल दे सकता है क्या? जरा मुझे रिश्तेदार के यहाँ पर जाना था। माफ करना कमलेश भैया, मैं मना तो नहीं करना चाहता, लेकिन अभी मेरी नई साइकिल है तो मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। क्यों रे रामू, एक साइकिल लेकर तुझे अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया है। तेरी जैसी कई साइकिल देखी हैं, तेरा घमंड भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तेरा बहुत हो रहा है कमलेश, अब चुप हो जा वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, तू क्या कर लेगा मेरा? अरे तू तो जलनखोर आदमी है जिसको हर किसी से जलन रहती है। तेरी वजह से बेचारे राजू का घर टूट गया। तूने मुझे जलनखोर बोला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये ले। रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। ये ले। मेरा सिर। इस तरह से दोनों की लड़ाई के बीच कमलेश बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट जाता है। हे भगवान, आपको क्या हो गया जी? आपकी ये हालत किसने की? अब कमलेश ने मीरा से सारी बातें बता डाली तो आपको खुद की करनी का फल मिल ही गया। मैंने तो पहले ही आपको समझाया था कि दूसरों से जलन मत किया करो, अब खुद भोगो इसका परिणाम। मीरा, शायद तुमने सच कहा था। आज मुझे अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। अगले दिन कमलेश राजू के घर जाकर विमला काकी को सभी बातें बताकर उनसे माफी मांग लेता है। इधर रामू, सरपंच और राजू एक साथ राजू के घर पहुंच जाते हैं। राजू बेटा, तू आ गया, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने कमलेश की बातों में आकर तुझे घर से निकाल दिया था। कोई बात नहीं माँ, आप लोगों ने सच्चाई को जान लिया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मुझे माफ कर दे राजू, मेरी सोच में सबके लिए बस जलन थी, लेकिन समय ने मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। हाँ राजू, मैंने भी कमलेश की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत किया, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का पछतावा है। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया। रामू और कमलेश, मैं तुम दोनों को यही सीख देना चाहता हूँ कि दूसरों की तरक्की से जलने से अच्छा है खुद मेहनत करके कामयाबी को प्राप्त करना। इस तरह से कमलेश और रामू दोनों के विचार बदल जाते हैं। राजू फिर से अपनी स्टॉल शुरू कर लेता है। सब कुछ जानने के बाद एक बार फिर से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उधर कमलेश और रामू ने मेहनत करके खुद का ढाबा खोल लिया। इस तरह से तीनों दोस्तों का नसीब बदल जाता है।